हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सोसाइटी में वीमेन की कंडीशन आज से 200 साल पहले कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है। साथ ही साथ हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को भी डिस्कस किया था। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कास्ट सिस्टम व्याप्त है उसके बारे में भी चर्चा की थी हम लोगों ने। और आज के इस वीडियो में हम लोग वीमेन को लेकर हमारे सोसाइटी में क्या चेंजेज आए यानी रिफॉर्म्स की बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। वर्किंग टुवर्ड्स चेंज यानी परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। अर्ली 19th सेंचुरी से ही यानी 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही सोसाइटी में वीमेन और कास्ट सिस्टम को लेकर जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस व्याप्त थी उसमें बदलाव की चर्चा होने लगी, यानी लोग चेंजेस की चर्चा करने लगे। और इसका मेन रीज़न जो था, जो मुख्य कारण था, वो था द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के नए साधनों का विकास। चलिए इसको समझते हैं। देखिए 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, लीफलेट्स, पैम्पलेट प्रिंट होने लगे और ये बहुत ही चीपर प्राइस पर और बहुत ही ईजिली लोगों को अवेलेबल भी होने लगे, यानी लोगों तक इसकी, आम लोगों तक भी इसकी पहुंच हो गई। अब ऑर्डिनरी पीपल भी इन्हें खरीद सकता था, इन्हें पढ़ सकता था। और इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग अपनी आइडियाज़, अपने व्यूज़ को इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इन मैगजीन्स के थ्रू एक्सप्रेस भी कर सकते थे। और इन न्यूज़पेपर्स में, इन मैगजीन्स में सोशल चेंजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन शुरू हो गया। और ये सोशल चेंजेस को लेकर जो डिस्कशन और डिबेट शुरू हुए, इन डिस्कशंस और डिबेट्स को सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर्स ने अपने रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से शुरू किया। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का। आप लोगों ने सुना भी होगा इनका नाम, राजा राम मोहन रॉय का। इन्होंने ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज के नाम से कलकत्ता में एक रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय को एक सोशल रिफॉर्मर हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इनका गोल था कि सोसाइटी में चेंज लाना और समाज में व्याप्त अनजस्ट प्रैक्टिसेस को दूर करना। इनका मानना था कि चेंजेस लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों को ओल्ड प्रैक्टिसेस छोड़ने के लिए और न्यू वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करने के लिए मनाना, परसुएड करना। राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे और सोसाइटी में वीमेन को फ्रीडम और इक्वालिटी देने के फेवर में थे, पक्षधर थे। उनका मानना था कि सोसाइटी में वीमेन की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। वीमेन को सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स तक ही सीमित रखा जाता है, उनकी दुनिया घर और किचन तक ही सिमट कर रह जाती है, उनको बाहर जाकर एजुकेशन प्राप्त करने की कोई आज़ादी नहीं है। इनको उन्होंने बहुत ही एक गलत तरीका माना और इसमें चेंज लाने की बात की। तो अब चलिए अब देखते हैं कि महिलाओं के लाइफ में राजा राम मोहन राय के कारण कौन कौन से चेंजेस देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोसाइटी में विडोज यानी विधवा की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी और राजा राम मोहन राय सोसाइटी में विडोज के कंडीशंस को लेकर काफ़ी चिंतित थे। प्रैक्टिस ऑफ सती के खिलाफ इन्होंने कैंपेन लॉन्च कर दिया। राजा राम मोहन राय एक लिंग्विस्ट भी थे, यानी एक भाषाविद भी थे, कई भाषाओं के जानकार थे, संस्कृत, पर्शियन तथा बहुत सारे इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस
का ज्ञान उनको था। अपने राइटिंग्स में उन्होंने इस बात को प्रूव करने का प्रयास किया कि कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट हमें विडो को उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पायर के साथ जलाने की आज़ादी या अनुमति नहीं देता है। यानी अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट यानी जो पौराणिक ग्रंथ हैं हमारे देश में उनका सहारा लिया। इस कैंपेन में उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाहती थी कि प्रैक्टिस ऑफ सती क्या हो, बंद हो, लेकिन लोगों के विरोध के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। राजा राम मोहन राय के इस मूवमेंट को ब्रिटिश का साथ मिला और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1829 में 1829 में कानून बनाकर इस प्रथा को बैन कर दिया। राजा राम मोहन राय के बाद आए बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने भी उनके इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया। यानी कौन सी स्ट्रैटेजी थी? यानी अपनी बातों को मनाने के लिए वो जो एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लेते थे। इसी स्ट्रैटेजी का बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने सहारा लिया। उनको जब भी किसी यानी राजा राम मोहन राय के बाद आए रिफॉर्मर्स को जब भी किसी हार्मफुल प्रैक्टिसेज को चैलेंज करना होता था तो वो एंशिएंट टेक्स्ट से कोई ऐसा वर्स या सेंटेंस खोजने का प्रयास करते थे जो उनके व्यूज़ का सपोर्ट करता हो। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस रिफॉर्मर थे ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने विडो रीमैरिज को शुरू करवाने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट का सहारा लिया। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि विडो रीमैरिज की अनुमति नहीं थी हमारे सोसाइटी में, और राजा राम मोहन राय ने इसको शुरू करवाने के लिए प्रयास किया और इनके सजेशंस को ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने भी सही माना। और 1856 में 1856 में विडो रीमैरिज को कानूनी मान्यता दे दी गई। बहुत सारे कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट के लोगों ने विडो रीमैरिज के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया और ईश्वरचंद विद्यासागर का बॉयकॉट भी किया। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में देश के अन्य पार्ट्स में भी विडो रीमैरिज के सपोर्ट में मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु स्पीकिंग रीजन में वीरेशलिंगम पंतुल्लू ने विडो रीमैरिज के सपोर्ट में एक एसोसिएशन सेटअप किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यंग्स इंटेलेक्चुअल और रिफॉर्मर्स ने विडो रीमैरिज को अपना सपोर्ट दिया। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन जो था आर्य समाज, इन्होंने विडो रीमैरिज को काफ़ी सपोर्ट दिया। देखिए, इतने प्रयास के बावजूद भी रीमैरिड वीमेन की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। इसका कारण ये था क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो कॉन्जर्वेटिव ग्रुप्स था, यानी रूढ़िवादी लोग जो थे, जो किसी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो लोग ऐसी महिलाओं को जो रीमैरिड होकर आती थी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे। इस कारण से रीमैरिड वीमेन की संख्या कम ही थी सोसाइटी में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एक न्यू टॉपिक, गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, यानी लड़कियां स्कूल जाने लगती है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने वीमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करने की दिशा में काफ़ी काम किया, यानी गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने का भी काफ़ी काम किया। उनका मानना था कि एजुकेशन के द्वारा ही वीमेन के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कलकत्ता में कई गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। साथ ही बॉम्बे में अन्य रिफॉर्मर्स ने भी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। मिड 19वीं सेंचुरी के इन स्कूल्स में, यानी मिड 19वीं सेंचुरी में जो ये स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए, इन स्कूल में लोग गर्ल्स को भेजना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इन स्कूल्स को लेकर बहुत सारा डर
फैला हुआ था। वो डर क्या था उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पीपल में ये डर था कि स्कूल्स वाले गर्ल्स को, यानी ये जो नए स्कूल सेटअप हो रहे हैं, ये स्कूल्स वाले गर्ल्स को घर से ज़बरदस्ती ले जाएंगे और उन्हें डोमेस्टिक ड्यूटीज़ यानी घरेलू कामकाज करने नहीं देंगे। लोगों का ये भी मानना था कि स्कूल्स जाने के लिए गर्ल्स को पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे गर्ल्स पर गलत प्रभाव पड़ेगा और वो बिगड़ जाएंगी, करप्ट हो जाएंगी। लोगों का ये भी मानना था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेसेस से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, सिर्फ घर तक ही सिमट कर रहना चाहिए। इस कारण से 19वीं सेंचुरी में थोड़ी बहुत महिलाएं सिर्फ इस कारण से एजुकेट हो पाई क्योंकि उनके लिबरल फादर या हस्बैंड ने घर पर टीचर बुलाकर उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कर दी थी। 19वीं सेंचुरी के लास्ट में आर्य समाज ने पंजाब में बहुत सारे गर्ल्स स्कूल सेटअप किया और ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में बहुत सारे गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। मुस्लिम वीमेन में एजुकेशन की बात कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में एरिस्टोक्रेटिक अर्थात जो कुलीन एलिट फैमिलीज़ की वीमेन थी, वो अरेबिक लैंग्वेज में कुरान सीखने पढ़ने लगी। मुस्लिम कम्युनिटी में मुमताज़ अली जैसे रिफॉर्मर ने कुरान शरीफ की वर्सेज को री इंटरप्रेट करके ये कहा कि मुस्लिम वीमेन को भी एजुकेशन प्राप्त करने का राइट मिलना चाहिए। ये था आज के वीडियो में, इतना ही बस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।